निम्नलिखित में से देखो फिर से करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म द्विविस्थापन अभिक्रिया को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शनों को बताता है। यहाँ पे है एसिटिक एसिड घोल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम सल्फेट का घोल और बेरियम क्लोराइड। आंसर हो जाएगा सोडियम सल्फेट का घोल और बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ये बताता है। उसके बाद है जब तांबा हवा में मौजूद नम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है मतलब तो धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और यह एक हरा आवरण निर्मित हो जाता है। तो यह हरा पदार्थ किसका उदाहरण है, तो हरा पदार्थ किसका होगा, संक्षारण हो जाएगा। किसका, संक्षारण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय प्रतिरोध क्षमता को डिफाइन करता है। या एंटीबॉडी पूर्व निर्मित इंजेक्शन द्वारा डेवलप होता है, प्लेसेंटा या दूध के माध्यम से मां के बच्चे में जाता है। हाँ, इसका विकास तब होता है ना, इसका विकास तब होता है जब किसी प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण या टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी उत्पादन करती है। तो आंसर मेरा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया जो है ना ऊष्मा शोषण अभिक्रिया है। जैसे कि ठोस का पिघलना, बिल्कुल ठोस को पिघलाने के लिए हमको ऊष्मा देना पड़ेगा, ऊष्मा शोषी है। प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण भी ऊष्मा शोषी हो जाएगा। जल का विद्युत अपघटन, ये भी ऊष्मा शोषी हो जाएगा। यानी मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से पौधे के किस समूह को जनन के लिए पानी की आवश्यकता के कारण आमतौर पर पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो किसको कहते हैं पादप जगत का उभयचर, तो ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है और बायोगैस और संपृक्त गैस के एक घटक भी है। तो मीथेन ही हो जाएगा। अब यहाँ पे बायोगैस की बात करेंगे तो बायोगैस में जो मीथेन की परसेंटेज होती है ना, बायोगैस में जो मीथेन होता है यानी कि CH4 जो होता है, लगभग बोलते हैं कितना, लगभग बोल देते हैं हम कितना, लगभग बोल देते हैं 70% के आसपास, 70% के आसपास बायोगैस में यही अगर संपृक्त इसकी अगर बात करें, इसमें CNG में जो मीथेन होता है वो 90% के आसपास होता है, वो 90% के आसपास होता है। उसके बाद है ना कि निम्नलिखित तंत्रिका तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो तंत्रिका कौन सा कथन गलत है, तो सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। हाँ, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है जो कि सोचने के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि अग्र वाला पार्ट है, अग्र वाला सबसे बड़ा पार्ट होता है, सही है। रीढ़ की हड्डी की अगर बात करेंगे तो रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश भेजने में मदद करती है। हाँ, ये भी सही है। रीढ़ की हड्डी जो है ना मस्तिष्क को संदेश भेजने में मदद करती है, ये भी सही है। और प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क को शामिल किए बिना रीढ़ की हड्डी द्वारा कंट्रोल होता है, ये भी सही है। यहाँ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डेंड्राइट तंत्रिका अवयवों को न्यूरॉन के सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं। यही गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है, बाकी सब क्या था, सही था। रुद्धोष्म परिस्थिति में कैसी प्रक्रिया होने के लिए सही स्थिति है, तो रुद्धोष्म परिस्थितियों में किया गया कार्य शून्य होता है, नहीं। दाब में परिवर्तन शून्य होता है, नहीं। विनियमित ऊष्मा शून्य होता है, हाँ। मेरा आंसर क्या होगा, विनियमित ऊष्मा इक्वल टू शून्य हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि अलैंगिक प्रजनन संतान आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होती है। हाँ, बात सही है। माता पिता मतलब समान, पेरेंट समान ही होती है, माता भी समान पिता भी, मतलब अलैंगिक जनन के लिए। और इसमें द्विखंडन मुकुलन बीजाणु जनन जैसी प्रक्रिया, हाँ बिल्कुल सही है। इसके परिणाम स्वरूप विविध संतानों का जन्म होता है, नहीं। ये क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी क्या था, बाकी दो स्टेटमेंट 1 और 2 राइट है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं।
तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। विगलन के दौरान किसी पदार्थ का तापमान, विगलन के दौरान किसी पदार्थ का तापमान लगातार बढ़ता है, लगातार घटता है, एक समान रहता है, तो विगलन के दौरान क्या रहेगा, एक समान रहेगा। क्या रहेगा, एक समान रहेगा। अब मिलान करने वाला है, मिलान कीजिए, यानी पादप हार्मोन है और उसके कार्य, जैसे ऑक्जिन, ऑक्जिन हार्मोन का काम क्या है, तो ऑक्जिन हार्मोन का काम है अंकुरों में कोशिका विभाजन और लंबाई को बढ़ावा देना, अंकुरों में कोशिका विभाजन और लंबाई को बढ़ावा देना। जिबरेलिन्स का काम क्या है, जिबरेलिन्स की बात करें, बीजों को प्रसुप्तावस्था में तोड़कर बीज को अंकुरन अवस्था में बढ़ावा देना। साइटोकाइनिन का काम क्या होगा, साइटोकाइनिन का हो जाएगा कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना और जीर्णता को विलंबित करना। और एफसीसी का काम क्या हो जाएगा, एफसीसी का काम बीज को निष्क्रियता को बढ़ावा देना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा 12 का, यानी कि 1 का 2 हो गया, बी का 4 हो गया, 1 का 2, बी का 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद तापमान वृद्धि के साथ कण वाष्प अवस्था में प्रवेश करने के लिए जो पर्याप्त होती है ना, क्या होती है, गति ऊर्जा। मतलब तापमान वृद्धि के साथ कण वाष्प अवस्था में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त गैस प्राप्त करते हैं, तो गति ऊर्जा प्राप्त करते हैं, गति ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कवक के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। कवक स्वपोषी जीव है, नहीं, गलत बात है। कवक स्वपोषी जीव नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कवक की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति की अगर बात किया जाए तो किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। उसके बाद जैसे कवक केवल अलैंगिक बीजाणु के माध्यम से, केवल बोल रहा है इसलिए गलत, इसमें यौन प्रजनन भी होता है, इसमें यौन प्रजनन भी होता है। उसके बाद जैसे बोला है ना कि कवक विषम पोषी जीव है जो कि क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्व, तो ये सही है, कवक विषम पोषी जीव है जो कि क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद है अभिकथन है, यानी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल कीटों का प्रतिरोध कर सकती है जिससे रासायनिक कीटनाशक की आवश्यकता कम हो जाती है, बिल्कुल सही है, यानी कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। अब रीजन पढ़ लेते हैं ना, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों में अवांछित विशेषताओं को उत्पन्न करने के लिए विशेष जीनों को कृत्रिम रूप से एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ए आर दोनों राइट हो जाएगा और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी हो जाएगा, ठीक है ना। निक्षेपण के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा, निक्षेपण तो गैसीय अवस्था सीधे ठोस अवस्था, हाँ ठीक, यही सही हो जाएगा, क्योंकि गैसीय अवस्था सीधे ठोस अवस्था में बदलना ही तो क्या होता है, निक्षेपण डिपोजिशन बोलते हैं या फिर डिसब्लिमेशन बोलते हैं। और अगर सीधे ठोस से गैसीय अवस्था रहता तो सब्लिमेशन हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रणालियों में प्रोग्राम कोशिकाओं की मृत्यु की कोशिका और आणविक नियंत्रण को संदर्भित करता है, तो एप्टोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एप्टोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एप्टोसिस हो जाएगा। सोडा वाटर जैसे वातित पेय में कौन सी गैस विलय के रूप में मौजूद होती है, तो विलय के रूप में कौन सी गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर जैसे वातित पेय में कौन सी गैस विलय के रूप में मौजूद होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, हाँ सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बात तो सही है। उसके बाद है घटपर्णी पौधे जो कीटभक्षी होते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथापि पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीट पर डिपेंड रहते हैं, हाँ, यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना। मानव शरीर में नेफ्रॉन एक कुशल निस्पंदन इकाई माना जाता है। नेफ्रॉन को एक कुशल निस्पंदन इकाई क्यों मानते हैं, नेफ्रॉन को, नेफ्रॉन क्यों, क्योंकि बोल सकते हैं रक्त को फिल्टर करता है, रक्त को फिल्टर करता है और उपयोगी पदार्थों को पुनः एब्जॉर्ब कर लेता है।
जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस जब होता है तो बोलते हैं कि 99% चीज़ें को ना फिर से वापस, जैसे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत से ऐसे उपयोगी पदार्थ होते हैं जो बाहर के मतलब वो भी चला जाता है, लेकिन जब री एब्जॉर्प्शन का टाइम आता है तो जो भी उपयोगी पदार्थ, बस प्रोटीन को छोड़ के, प्रोटीन नहीं फिल्टर हो पाता है, बाकी जो उपयोगी पदार्थ वो फिल्टर हो जाता है। जैसे प्रोटीन कहने का मतलब प्रोटीन, जैसे ब्लड में प्रोटीन ग्लोब्यूलिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, ये सब प्रोटीन होता है, बस इसको नहीं फिल्टर कर पाता है, बाकी जो उपयोगी पदार्थ है उसको फिल्टर कर देता है। इस वजह से बोलते हैं कि 99% चीज़ें मतलब पुनः वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो वही है चीज़ें, उपयोगी पदार्थ को पुनः अवशोषित रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसका निम्नलिखित में से कौन सी दवा मृत्यु के कारण, गिद्ध की मृत्यु के कारण बताए, डाइक्लिनैक हो जाएगा, डाइक्लिनैक हो जाएगा। उसके बाद है ना, एक नवजात बछड़ा जो है ना, एक नवजात बछड़ा दूध को, सही बात है ये। उसके बाद एक पक्षियों की सर्दी के दौरान गर्म क्षेत्र की उड़ता प्रवास उसको बोलते हैं। प्रशिक्षण के बाद कुत्ता आदेश पर बैठता प्रतिवर्त बोलते हैं। और चिंपैंजी दीमक निकालने के लिए एक छड़ी का उपयोग करता है, सीखा हुआ व्यवहार बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि सभी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका सभी हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका सभी हो जाएगा। उसके बाद जैसे है ना, उसके बाद जैसे है कि अभिकथन कोलाइड प्रक्षेपित अवस्था में प्रक्षेपण के माध्यम से, कोलाइड प्रक्षेपित अवस्था में प्रक्षेपण के माध्यम से भौतिक अवस्था के अनुसार क्लासिफाई किया जाता है। बात तो सही बोला है। और कोलाइडी विलय में प्रक्षेपित माध्यम से विलय जैसे घटक और प्रक्षेपण के माध्यम से वो घटक जिसमें निलंबित रहता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, नहीं पूछा है। देखो प्यूटरी तो है ही, प्यूटरी तो है ही अंतःस्रावी, आपका थोराइड भी है, आपका एड्रिनल भी है, लेकिन क्या ये है, ये जो है ना, ये जो इसकी अगर बात करेंगे तो ये अंतःस्रावी नहीं है, ये एक्जो है, एक्जोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है, ये एक्जोक्राइन ग्लैंड है, एक्जोक्राइन ग्लैंड है ये कैसा ग्लैंड है, एक्जोक्राइन ग्लैंड है, एक्जोक्राइन ग्लैंड है, एक्जोक्राइन एक्जोक्राइन ग्लैंड है, एक्जोक्राइन ग्लैंड है, बस एक्जोक्राइन ग्लैंड है ये। उसके बाद जैसे अगर बात करते हैं, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में, बात बिल्कुल सही है। ब्रोमीन एक ऐसी एकमात्र धातु है जो कि कमरे के ताप में तरल अवस्था में होती है, बात बिल्कुल सही है। और गैलियम और सीजियम एक ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर 330 केल्विन थोड़ा ऊपर टेम्परेचर हो जाती है, ये भी सही है। यानी कि दोनों राइट हो जाएगा आपका, यहाँ पे दोनों आपका राइट हो जाएगा। पादप जंतु कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सही है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं, सही बात है। पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तरफ प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये भी सही है। परिपक्व पादप कोशिका में बड़ी रिक्ति जबकि पशु कोशिका में छोटी रिक्ति, ये भी सही है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम लाइसोसोम होते हैं जबकि पादप कोशिका में नहीं होते, ये भी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। जल जैसे कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1:8 होता है। कितना होता है, 1:8 होता है। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का क्या कार्य है। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का कार्य है कि या मात्र रक्त कोशिकाओं को विनियमित करने के लिए इंसुलिन संश्लेषण करे, या भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करे। भ्रूण को क्या करे, भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करे। बात सही है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान परिभाषित होता है अणु में सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के योग से, या अणु में सभी परमाणु द्रव्यमान के योग से। अणु में सबसे भारी सबसे हल्के परमाणु के द्रव्यमान के बीच अंतर। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, यानी कि आणविक द्रव्यमान का डिफाइन करने का तरीका है अणु में सभी परमाणु द्रव्यमान का योग, अणु में सभी परमाणु द्रव्यमान का योग। उसके बाद है यहाँ पे मिलान करने वाला है कि यानी यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम का उपयोग हम क्या करते हैं, परमाणु रिएक्टर के ईंधन में। कोबाल्ट का उपयोग हम तो कैंसर के उपचार में। टेक्नियम का उपयोग होता है हम चिकित्सा के निदान में।
और फास्फोरस का हम कैंसर के रक्त के विकार में कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यानी कि 20 वर्षीय व्यक्ति के फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का समान स्तर कितना होना चाहिए, तो यानी कितना होनी चाहिए, तो आप बोल सकते हैं 70 से लेके 130 mg पर DL बोल सकते हैं। यानी फास्टिंग ब्लड में ग्लूकोज के समान स्तर 19 से 20 वर्ष मतलब टीन एज की बात करें तो 70 से 130 मिलीग्राम होनी चाहिए। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो धातु का एनिमल मुक्त बना होता है किसका होता है, तो कैल्शियम किसका होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट का, पोटेशियम क्लोराइड का, तो यही हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट का हो जाएगा। मेंडल का कौन सा नियम बताता है कि लक्षण जो है ना दो एलील युग्मक के निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं, ये हो जाएगा प्रभाविता का नियम। किसका नियम हो जाएगा, प्रभाविता का नियम। जब सोडियम क्लोराइड को जलीय घोल से बिजली प्रवाहित की जाती है तो विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यह प्रक्रिया क्या होता है, क्लोर छाल एल्कली प्रक्रिया। क्या होता है, क्लोर छाल एल्कली प्रक्रिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है, तो निकल का उपयोग करते हैं हाइड्रोजनीकरण के लिए। उसके बाद जैसे कि डॉली अवेस में क्लोन किया गया पहला स्तनपायी था, सही बात है। डॉली एक सोमैटिक न्यूक्लियर ट्रांसफर द्वारा किया गया ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें एक वेस कोशिका नाभिक के एक नाभिक रहित अंडे में ट्रांसफ़र किया जाता है, ये भी क्या है, ये भी सही है और दोनों का स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। वॉशिंग सोडा के अनुप्रयोग में बताना है कि इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज़ उद्योग में किया जाता है। हाँ, वॉशिंग सोडा का उपयोग आप बोल सकते हैं कि कांच में, साबुन में, कागज़ उद्योग में होता है और इसका उपयोग सोडियम कंपाउंड के निर्माण में, बिल्कुल सही बात है। और इसका उपयोग अस्थायी कठोरता को दूर करने में, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। इसमें से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो गलत देखना था ना, तो गलत इसमें सब तो सही है, कोई गलत नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि अच्छे क्षार धातु का गलनांक बढ़ते क्रम में, तो पहले हमको सबसे कम बोले लेना, सीजियम का सबसे कम होगा, उसके बाद सीजियम का मतलब उसके बाद पोटेशियम का नंबर आएगा, उसके बाद सोडियम का नंबर, उसके बाद इसका नंबर आएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें हम तो ये सीजियम का लगभग 30 के आसपास होता है मेल्टिंग। पोटेशियम की बात करें तो 80 के आसपास शायद होता है, और सोडियम की बात करते 97 के आसपास होता है, और लिथियम की बात करते 180 के आसपास होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो इस हिसाब से ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो अप्रॉक्स हम बताएं, पूरा एक्यूरेट डाटा नहीं बताया, अप्रॉक्स हम बताएं। उसके बाद जैसे अगर बात करें उसके बाद जैसे मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो मानव शरीर में ऊतक चार प्रकार के होते हैं। मानव शरीर में ऊतक 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है, जिसके मोटी ऑक्साइड परत बनाते हैं। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में तांबा एल्युमिनियम यानी कि एल्युमिनियम का एनोडाइजिंग प्रक्रिया एल्युमिनियम का बनाते हैं, एल्युमिनियम को बनाते हैं। और उसके बाद जैसे है कि सुक्रोज, डाइसेक्राइड, माल्टोज, लैक्टोज। देखो सुक्रोज बोल रहा है यहाँ पे ग्लूकोज फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज है, सही बात है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज है। लैक्टोज ग्लूकोज और लैक्टोज है, माल्टोज। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सभी सही होगा, यहाँ पे क्या होगा, सभी सही होगा। निम्नलिखित में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम, फर्मीमीटर। सबसे छोटी इकाई माइक्रोन जो होता है 10⁻³ होता है, नैनो जिसमें 9 होता है, एंगस्ट्रम जिसमें 10 होता है, फर्मी जिसमें 15 होता है। सबसे छोटी इकाई जो होगा, सबसे छोटी इकाई जो होगा फर्मीमीटर हो जाएगा, सबसे छोटी तो फर्मीमीटर हो जाएगा। कांच का कौन सा भाग कंपन को तंत्रिका आवेग में परिवर्तित करता है, तो कौन करता है, ये पिन्ना करता है ना, पिन्ना करता है, पिन्ना। संवहनी पौधे में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या होता है, जाइलम का प्राथमिक कार्य होता है जल का परिवहन करना। किस क्या काम होता है, जल का परिवहन करना, जल का परिवहन करना। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं,
तो इसको तो ये एंटोनी लेवोजियर को बोला जाता है। किसको बोलते हैं? एंटोनी लेवोजियर को बोला जाता है। मिलान कीजिए यहाँ पे, मिलान कीजिए जैसे ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, तो स्वाभाविक सी बात है चांदी ही होगा। पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने धातु, ये तो आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। सबसे अधिक लचीली धातु सोना हो जाएगा, और न्यूनतम ये शीशा हो जाएगा, शीशा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि ए का हो जाएगा, ए का 4 हो गया, ए का 4 हो गया, ए का 4 हो गया, ए का 4 ऑप्शन नंबर डी ही है, और किसी ने लिख ही नहीं रहा। क्रोमेटिक तकनीक का प्रयोग जो है ना, किसके लिए किया जाता है? तो मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए करते हैं। पादप उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? पादप कोलेरेंकाइमा पौधों को लचीलापन प्रदान करता है और पत्तियों के डंठल में पाया जाता है। एरेंकाइमा क्लोरोफिल को होता है। कौन सही है? और फिर कोलेरेंकाइमा एक जीवित, देखो यहाँ पे कौन, फिर से पढ़ते हैं। कोलेरेंकाइमा पौधों को लचीलापन, गलत बात है। कोलेरेंकाइमा ये लचीलापन नहीं प्रदान करता है, ये लचीलापन नहीं प्रदान करता है। कोलेरेंकाइमा ना कि कोलोरेंकाइमा, इसलिए। और एरेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। कोलेरेंकाइमा एक जीवित उत्तक है जो पौधों में विभिन्न भागों की आंतरिक और लचीलापन, हाँ ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सही पूछा था तो यही सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है जब कपूर मैथिलीन सूखी बर्फ जैसे को हवा में खुलते गायब हो जाता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को उत्पादन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उत्पादन बोला जाता है। सजातीय मिश्रण संरचना संघटक में एक समान होती है, एक समान होती है। विषम मिश्रण में अलग अलग पदार्थ होते हैं, उनकी संरचना एक समान नहीं होती है। बात सही या बिल्कुल सत्य है, और सही का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। बात बिल्कुल सही है।